मैं दिनेश चौधरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ पराक्रम अकेडमी बनारस। मित्रों, पिछली क्लास में हमने कोशिका का अध्ययन किया था। हमने कोशिका की खोज, कोशिका के सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज हम कोशिका के विभिन्न अंगों की बात करेंगे, कोशिकांगों की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कोशिका भित्ति के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका झिल्ली से। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। मित्रों, कोशिका झिल्ली जो होती है वह पादप कोशिका में आंतरिक झिल्ली होती है, जबकि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन एवं वसा से बनी होती है। प्रोटीन एवं वसा से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से, वसा से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वह कोमल, लचीली एवं चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का तात्पर्य क्या है? चयनात्मक पारगम्य का अर्थ होता है विशेष रूप से चयनित पदार्थों का ही गमन। अब देखिए, चयनात्मक पारगम्य जो है वह दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया में जो आपकी कोशिका झिल्ली है वह ठोस पदार्थों का गमन पॉसिबल करती है। यानी फेगोसाइटोसिस जो प्रक्रिया है उसमें ठोस पदार्थों का क्या करेगी? अंतःग्रहण करेगी। कोशिका किनका अंतःग्रहण करेगी? ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फेगोसाइटोसिस। और जो दूसरी विधि है वह है पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस में यह तरल पदार्थों का गमन पॉसिबल करती है, तरल पदार्थों का अंतःग्रहण करती है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि फेगो यानी फेंक कर किस चीज को अंतःग्रहण हम कर सकते हैं? फेंक कर हम चना अंतःग्रहण कर सकते हैं ना। और चना क्या होता है? ठोस होता है। इसलिए याद रखने के लिए आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि अभी किसी भी चीज को फेंक कर जो अंतःग्रहण किया जाता है वह फेगोसाइटोसिस कहलाती है। और उसमें ठोस पदार्थों का क्या होता है? पारगम्य होता है, पारगमन होता है। पिनोसाइटोसिस यानी तरल पदार्थों को क्या करते हैं? हम पी सकते हैं। लिक्विड पदार्थों को पी सकते हैं, नहीं पी सकते? पानी पीते हैं, नहीं पीते हैं? ठीक इसी प्रकार तरल पदार्थों को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, पिनोसाइटोसिस। देखो, कोशिका झिल्ली के बारे में कई सिद्धांत आए हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में कई सिद्धांत आए हैं, जिनमें पहला सिद्धांत दिया था ओवरटॉन ने। और पहला सिद्धांत क्या था? लिपोप्राइड।
और ये सिद्धांत दिया था ओवरटॉन। किसने दिया था? ओवरटॉन। दूसरा सिद्धांत आता है इसका, वो आता है इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत दिया था आपके रॉबर्टसन ने। किसने दिया था? रॉबर्टसन। ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांतों में नहीं आते, इनका कोई विशेष औचित्य नहीं है। तीसरा सिद्धांत जो है सैंडविच मॉडल। कैसा मॉडल? सैंडविच मॉडल। सैंडविच तो आपने खाया ही होगा। सैंडविच मॉडल क्या होता है? सैंडविच में दो डबल रोटी होती है, उन दो डबल रोटियों के अंदर ही माल मसाला भरा होता है। यह सिद्धांत दिया था दो व्यक्तियों ने, डेविसन और डैनियल। डेविसन और डैनियल में दो व्यक्ति है और सैंडविच में ब्रेड भी कितने होते हैं? दो होते हैं। तो यार किस प्रकार याद रखते हैं? सैंडर, डेविस और डैनियल। ड सैंडविच, डेविसन और डैनियल ने ये मॉडल दिया था। इन तीनों मॉडल का कोई विशेष अर्थ नहीं है। चौथे मॉडल को सर्वाधिक मान्यता मिली है और ये चौथा मॉडल दिया गया था 1972 में। अब तक का सर्वमान्य मॉडल इसे कह सकते हैं। ये मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, यानी कोशिका सिद्धांत के कोशिका झिल्ली के किस मॉडल को सर्वाधिक महत्व मिला है? तरल मोज़ेक मॉडल को। और ये 1972 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। इनको वैज्ञानिकों द्वारा यह तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया। कब दिया गया? 1972 ईस्वी में। इस मॉडल का एक उपनाम और भी है, इसे कहा जाता है गुलाब जामुन मॉडल। क्या कहा जाता है? गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन मॉडल इसे क्यों कहते हैं? जिस प्रकार हम चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को इस प्रकार बिखरा हुआ पाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन जो होते हैं वह कोशिका झिल्ली के ऊपर इस प्रकार बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसलिए इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के संबंध में कितने ही तथ्य हैं। सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? प्रोटीन एवं लिपिड्स की बनी होती है। यह कोमल, लचीली एवं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। देखो चयनात्मक पारगम्य जो है, चयनात्मक पारगमन जो है वह दो प्रकार से होता है, दो विधियों से होता है। पहला होता है अपना फैगोसाइटोसिस जो ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण करता है। दूसरा होता है अपना पिनोसाइटोसिस जो तरल पदार्थों का अंतःग्रहण करता है। फिर हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में जो विभिन्न सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया था वह दिया गया था ओवरटॉन के द्वारा। और वह सिद्धांत कौन सा था? लिपोराइटल। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है इकाई कला सिद्धांत। यह इकाई कला सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। तीसरा अपना सिद्धांत आता है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। ये डेविसन और डैनियल के द्वारा दिया गया। इन तीनों का महत्व ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाएगा तो वह तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में पूछा जाएगा, क्योंकि अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल जो 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया। इस
इसका एक उपनाम है गुलाब जामुन मॉडल। मित्रों, अब तक हमने कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति का अध्ययन क्या है। अब हम अध्ययन करेंगे कोशिका के अन्य कोशिकांगों की। देखिए, ये आपकी एक सामान्य कोशिका होती है। यह आपकी एक सामान्य कोशिका है। इसका जो बाहरी आवरण है वो क्या है? कोशिका भित्ति, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली ही पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये आपकी हो गई कोशिका भित्ति, ये हो गई कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं हम कोशिका के अंदर। ये होता है अपना केंद्र, जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है अपेक्षाकृत अन्य कोशिकांगों की तुलना। अब देखो, केंद्र के अंदर भी केंद्र द्रव्य पाया जाता है। केंद्र भी दोहरी झिल्लीनुमा होता है। केंद्र भी कैसा होता है? दोहरी झिल्लीनुमा आकृति का होता है, जिसके बीच में छिद्र भी पाए जाते हैं। हम अलग अलग कोशिकाओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। अब तक हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का अध्ययन किया है। देखो, ये आपका इस प्रकार केंद्र होता है। इस केंद्र के अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती है। इस केंद्र के अंदर भी केंद्रिकाएं पाई जाती है, जिसकी खोज फॉन्टाना ने की थी। और इसके अंदर केंद्र द्रव्य पाया जाता है। इन दोनों झिल्ली के मध्य जो अवकाश पाया जाता है उसी परिकेंद्रक अवकाश कहते हैं। इसके अंदर जो आपका डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन वगैरह पढ़ते हैं, वो एक तंतु के रूप में रहता है। इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला के रूप में रहता है, जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। केंद्र के जस्ट पास में जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो इसकी बाहर की झिल्ली भित्ति है, झिल्ली है, उससे जुड़ा हुआ कोशिकांग है, उसे कहा जाता है अंतःप्रदमी जालिका। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसके चारों तरफ लगी हुई होती है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसके पास वाली होती है, इस पर इस प्रकार से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। केंद्र के अंदर भी प्रोटीन का निर्माण होता है, जो आपकी ये केंद्रिका करती है, जो आरएनए का निर्माण करती है। इसका निर्माण आरएनए का निर्माण करती है। ये इस प्रकार पूरी संरचना से घिरा हुआ होता है। ये हो गया अपना केंद्र, केंद्र के जस्ट पास में हो गया। ये तो है केंद्र, और ये है अंतःप्रदमी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट पास में इसी की आकृति का, इसी के सदृश समान आकृति का एक और कोशिकांग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोल्जी संकुल। जिसे
संकुल गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य कोशिकाओं की बात करें तो इसमें एक दोहरी झिल्ली युक्त और कोशिका होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। यदि मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अन्य कोशिकाओं की बात करें तो इसमें लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। अन्य कोशिकाओं की बात करें तो इसमें लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं या इसे आप बोल सकते हैं रसधानियां। इसे और क्या बोला जा सकता है? रसधानियां बोला जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो पादप कोशिकाओं में एक गहरी झिल्ली युक्त कोशिका और पाया जाता है जिसको आप लवक कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। मित्रों, ये सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य के अंदर ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं कोशिका का, और कोशिका भित्ति में दो कोशिकाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल एवं सेल मेम्ब्रेन, या जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन दो का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रक का। तो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है, वह है केंद्रक, न्यूक्लियस। अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रक। मित्रों, सर्वप्रथम केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका की, और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि कोशिका का अपेक्षाकृत सबसे बड़ा अंग, अपेक्षाकृत अन्य अंगों से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। इसे सेल का माइंड, मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि सेल की सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। जिस प्रकार अपना मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, ठीक इसी प्रकार ये जो केंद्रक है वह पूरी सेल का नियंत्रण करता है।
केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यानी केंद्रक में कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती है तथा इन दोनों झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, या आप कह सकते हैं इन दोनों झिल्लियों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, कोष होते हैं, जिससे कोशिका द्रव्य तथा केंद्र द्रव्य आपस में मिलते हैं या आदान प्रदान करते हैं। ये होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और ये होती है आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली जो होती है वह 60% प्रोटीन तथा 40% वसा से निर्मित होती है, जबकि जो आंतरिक झिल्ली है वह 80% प्रोटीन तथा 20% वसा से मिली हुई होती है या बनी हुई होती है। देखिए केंद्रक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वह इस प्रकार तंतुनुमा आकृति में एक जाल के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु। इसके अलावा इसके अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। केंद्र के अंदर केंद्रिका, और केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, इसे क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन तंतु और केंद्रिकाएं। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार के केंद्रक भी पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अकेंद्र की होती है, अर्थात उनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता। कुछ कोशिकाएं अकेंद्र की होती है, जैसे आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो आपके रक्त में पाई जाती है। लाल रंग की कणिकाएं, हीमोग्लोबिन के कारण उनका रंग लाल होता है। तो इन रेड ब्लड सेल्स में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखिए, कुछ एक अपवाद है इसके, जैसे मैंने आपको कहा था कल, ऊंट, लामा जंतु है ये, और तीसरा है आपका जिराफ। इनके रक्त में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनके रक्त के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि अन्य आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अर्थात वो कैसी होती है? अकेंद्र की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक केंद्र की, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं एक केंद्र की होती है। जैसे हम रक्त की बात करें तो आपकी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यदि कोशिकाओं की बात करें तो न्यूरॉन्स, कुफर कोशिकाएं, ये सभी जो कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाएं, वह एक केंद्र की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं द्विकेंद्र की, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनके मध्य 2 केंद्र पाए जाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम,
एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, उसकी जो कोशिका होती है उसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम बहु केंद्रकी की, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें दो से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसका उदाहरण है आपेलिना। ये तो केंद्रक के आधार पर है। कोशिका ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो अकेंद्रकीय है, एक केंद्रकीय है, द्विकेंद्रकीय है और बहुकेंद्रकीय है। तो अकेंद्रकीय कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव रहता है वह होती है अपनी आरबीसी। एक केंद्र की कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं एक केंद्र की कोशिकाएं होती है। पैरामीशियम जो कोशिकाएं होती है, पैरामीशियम सेल्स जो होती है वह द्विकेंद्र की होती है तथा आपेलिना में बहु केंद्रक पाए जाते हैं। अब हम केंद्र को विस्तार से पढ़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं क्रोमेटिन से। कोशिका द्रव्य में जो तंतुनुमा, कैसा तंतुनुमा जाल पाया जाता है, जो तंतुनुमा जाल पाया जाता है वह क्रोमेटिन कहलाता है। यह मुख्य रूप से 40% प्रोटीन, जिसे आप हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं, 40% डीएनए, ये एक सकरा है, अम्ल है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तथा 20% अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है जैसे आरएनए वगैरह। उसके बाद जो आता है वो है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने की थी। केंद्रिका जो होती है इसका जो मुख्य कार्य है वह आरएनए, कौन सा आरएनए? आरएनए का संश्लेषण करना है, उसका निर्माण करना होता है। आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण है वह करता है अपना केंद्रिका। अब देखो इसलिए हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे? क्रोमेटिन पाया जाएगा, केंद्रिका पाई जाती है। यह एक गाढ़ा कोलाइडी तरल पदार्थ होता है जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। अर्थात जो केंद्रक द्रव्य है वह एक गाढ़ा कोलाइडी पारदर्शी द्रव्य पदार्थ या तरल पदार्थ होता है जिसमें फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स होती है या प्रोटीन का बना होता है। तो देखिए केंद्र के अंदर क्रोमेटिन, केंद्रिका
एवं केंद्र द्रव्य पाया जाता है। क्रोमेटिन जो न्यूक्लिक अम्ल का जो तंतुनुमा जहाज होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जिसमें 40% प्रोटीन, 40% डीएनए एवं 20% अन्य पदार्थ आते हैं। अन्य पदार्थों के अंदर आपका आरएनए भी शामिल होता है। उसके बाद केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है। इसकी जो संख्या की यदि हम बात करें तो इसकी संख्या 1 से 4 हो सकती है। एक केंद्र के अंदर इसकी संख्या 1 से 4 हो सकती है। उसके बाद हम केंद्र द्रव्य की बात करें तो केंद्र द्रव्य एक पारदर्शी गाढ़ा कोलाइडी तरल पदार्थ होता है, जिसमें फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन होती है। आपने पढ़ा होगा कि केंद्र के अंदर डीएनए एवं आरएनए होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो वे आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वे क्रोमेटिन के अंदर होते हैं। अब देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन के बारे में मैंने आपको बताया, ये 40% प्रोटीन, 40% डीएनए तथा 20% अन्य पदार्थों का बना होता है। ये जो तंतुनुमा जाल होता है, ये इस प्रकार जो तंतुनुमा ये जो जाल होता है, ये जाल जो है इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है और इसी के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी है। इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो देखिए, डीएनए और आरएनए, इन दोनों की हम बात करें तो डीएनए और आरएनए जो होता है वह अपना आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो, डीएनए की जो संरचना है वह द्विकुंडलित है, यानी हम इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स इसका जो होता है वह होता है एक कुंडलित। यानी सिंगल हेलिक्स। अब ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक्स ने। तथा आरएनए का जो सिंगल हेलिक्स मॉडल है वह दिया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने दिया? फ्रेडरिक मिशर ने। देखो, डीएनए की जो संरचना होती है वह इस प्रकार होती है। अभी तो आपने कहा ये क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते हैं, अब आप बोल रहे हैं डीएनए की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है। तो देखिए कैसे होती है। जो ये डीएनए है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए बना किससे। तो डीएनए जो है वो आपका देखो बसपा बेस यानी क्षार, और क्षार कैसे? नाइट्रोजनी क्षार, यानी ऐसे क्षार जिन पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन। उसके बाद शुगर, शुगर यानी शर्करा। शर्करा कैसी है? पेंटोज शर्करा।
पेंटोज कैसे C5H10O4, तो ये पेंटोज 17 तथा फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। इस फॉस्फोरिक अम्ल को डीएनए की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। अब देखो इसे डीएनए की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं कि यदि ये फॉस्फोरिक अम्ल नहीं होता तो ये जो अपना बेस शुगर जो है वो एक खड़ा आकार नहीं ले पाता। जिस प्रकार मनुष्य में रीढ़ की हड्डी मनुष्य को खड़ा रख पाती है, ठीक इसी प्रकार डीएनए की आवृत्ति को खड़ा रखने का काम कौन करता है? ये फॉस्फोरिक अम्ल करता है। इसलिए इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जो आपके बेस होते हैं नाइट्रोजनी बेस, ये डीएनए में 4 होते हैं तथा आरएनए में भी 4 होते हैं। देखिए डीएनए में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी आई और उसने कहा आग लगा दो सिटी में, तो एडिनिन, देखो आग लगा दो कहां पर? सिटी में, तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा चौथा जो है वो है थायमिन। चौथा कौन सा है? थायमिन। तो ये 4 जो क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। अब देखिए यदि मैं एक नाइट्रोजनी क्षार को परिवर्तित करूं तो वो आपका आरएनए में आएगा। तो देखिए आरएनए में क्या क्या होते हैं? आरएनए में भी वही नाइट्रोजनी क्षार होंगे, लेकिन एक क्षार यूरेसिल पाया जाता है जो थायमिन की जगह आएगा। थायमिन की जगह कौन सा आएगा? यूरेसिल। जब आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी कहेगी कि आग लगा दूंगा सिटी में, तो नरेंद्र मोदी क्या कहेगा? आगे सीयू, आगे देख लूंगा, आगे सीयू, देखो आगे देख लूंगा, तो आगे सीयू। थायमिन की जगह इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। तो आप कहोगे थायमिन को यूरेसिल, यूरेसिल से यदि मैं प्रतिस्थापित कर दूं तो डीएनए क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। और जो ये पेंटोज 17 होती है इसमें देखो डीएनए में होता है C5H10O4 डीऑक्सी, यानी डिलीट ऑक्सीजन, जबकि इसमें क्या होगा? C5H10O5। यदि एक ऑक्सीजन डिलीट कर दूं तो क्या हो जाएगा? डीएनए। इसलिए बोला जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए जो डीएनए का जो मॉडल है फेड्रिक और मिश्र के द्वारा दिया गया वो है इस प्रकार सिंगल हेलिक्स। देखो यूरेसिल की जगह यदि थायमिन आएगा तो वह और बंद बना लेगा, और जैसे ही वो बंद बनेगा तो ये जो मॉडल है, जो दूसरा जो लूप है वो इस प्रकार आगे इकट्ठा हो जाता है और डीएनए बन जाता है। तो देखिए इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार लगे हुए होते हैं वे इसके अंदर इस प्रकार लगे हुए, एक लूप के अंदर 10 क्षार होते हैं। कितने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड 10। देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? यदि मैं क्षार और शुगर तो साइड न्यूक्लियोसाइड, क्षार और शुगर साइड, यदि तीनों को मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड। याद रह जाएगा, क्षार
0.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मात्रक होता है 10 की घात -10 मीटर। तो देखो एक लूप डबल हेलिक्स है, यह दूसरा लूप है। 10 न्यूक्लियोटाइड इसमें और 10 इसमें, 20, यानी एक अणु के अंदर 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इस प्रकार फॉस्फोरिक अम्ल से ये बेस और सार और शुगर, बेस और शुगर मिले हुए होंगे। इस प्रकार डीएनए का निर्माण होता है। इसमें इस प्रकार नाइट्रोजनी क्षार लगे हुए होते हैं। इसमें भी 20 न्यूक्लियोटाइड ही होंगे, लेकिन इसमें एक जो क्षार है वो परिवर्तित होगा, थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। मित्रों हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन की। तो देखिए क्रोमेटिन जो होता है वह कोशिका विभाजन की एक अवस्था, जिसे आप मेटाफेज अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, मेटाफेज अवस्था। इसमें क्या होता है, जो ये तंतुनुमा ढांचा जो होता है, वह तंतुनुमा ढांचा इस प्रकार क्रोमोसोम बनाता है। ये क्रोमेटिन तंतु कहलाते हैं। क्रोमेटिन तंतु क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन तंतु। देखो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन अलग आ गई और आरएनए अलग चला गया, तो क्या बन गया अपना, डीएनए बन गया। सॉरी, क्रोमेटिन में से यदि हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए अलग हो गया, तो वो आपका क्या बन गया, गुणसूत्र बन गया, क्रोमोसोम बन गया। गुणसूत्र जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं कोशिका विभाजन की एक अवस्था, मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। अब देखो इसकी जो ये संरचना है वह इस प्रकार पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इस पर बड़ा रूप में। वास्तव में जो गुणसूत्र होते हैं, ये इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर ऐसे डीएनए होता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल है। ये आपका क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है। ये इस प्रकार डीएनए होता है। अब इस डीएनए के अंदर में क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन। आनुवंशिकता का जनक कौन है, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसने मटर के दानों पर प्रयोग किए थे। देखो मनुष्य के अंदर कितने होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे, तथा यदि जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। ये एक जोड़ा है, ये एक गुणसूत्र का क्या है, जोड़ा है। ये गुणसूत्र बिंदु है जहां से दोनों गुणसूत्र क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 3 अरब, कितने, 46 जोड़ी, सॉरी 46 गुणसूत्रों के अंदर 3 अरब डीएनए होते हैं। 3 अरब लगभग डीऑक्सीराइबो
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो एक गुणसूत्र के अंदर लगभग एक गुणसूत्र के अंदर लगभग 1,56,17,000 1,56,17,391 लगभग इतने डीएनए अणु होंगे इसमें एक गुणसूत्र के अंदर। तो देखो सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के बाद में क्या आया? अपना आया गुणसूत्र। गुणसूत्रों के बाद में डीएनए, और डीएनए से छोटा क्या होता है? जीन। अब जीन जो होता है वह डीएनए पर लगा हुआ होता है। जीन कहाँ लगा हुआ होता है? जीन डीएनए पर लगा होता है। और जीन जो है, जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर भी जा सकता है, या एक गुणसूत्र में एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित भी होता है। इसे हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। कैसा जीन कहते हैं? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या होंगे? जो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और इस जंपिंग जीन की परिभाषा दी थी मैकक्लिंटॉक ने। मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की परिभाषा दी। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मनुष्य के अंदर लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन? 30,000 जीन। अब देखो ये जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, इसका एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जीन जो है वो मनुष्य में जो संतति होती है उनमें गुणों का निर्धारण करते हैं। ये काला है, ये गोरा है, इसकी त्वचा का रंग कैसा है, इसकी आंखों का रंग कैसा है, इसके बालों का रंग कैसा है, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं अपने जीन। गुणसूत्र क्या डिसाइड करेंगे? गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। जिस प्रकार देखो हमने क्या पढ़ा है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई गुणसूत्र है। 23 जोड़ों में से भी 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है वह लिंग निर्धारक होता है। एक जोड़ा लिंग निर्धारक होता है। देखो, और उसे क्या बोला जाता है? एलोसोम। उसे कहा जाता है एलोसोम। आपने पढ़ा होगा 22 जोड़े, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें समान रूप से ट्रांसफर होते हैं, जबकि एक जोड़ा 22 जोड़े प्लस एक जोड़ा एक्स और वाई, इधर 22 जोड़े एक्स और एक्स। देखो ये गुणसूत्र है। अब देखो ये एक पिता के गुणसूत्र है। एक्स वाई किसमें होता है? नर में होता है। ये होते हैं माता, दोनों समान एक्स और एक्स। एलोसोम निर्धारित करता है नहीं, कैसे करता है? देखिए इन 22 में से इन दोनों 22 में से ये 22 आए, आधा इसका आधा इसका। उसके बाद देखिए 22 जोड़े हो गए। अब बनाना है एक जोड़ा। अब इधर रहा एक्स और वाई, इधर रहा एक्स और एक्स। देखिए इधर से यदि एक्स आता है और इस एक्स से संयोग करता है तो क्या बनेगा? पुत्री। अब क्या बनेगा? पुत्री। यदि इधर से वाई आता है और इधर से एक्स आता है तो 22 तो पहले से है और एक्स और वाई, तो क्या बनेगा? पुत्र।
जिसे ट्रांसजेंडर केस कहते हैं, उसमें क्या होता है, इधर से एक्स वाई और इधर से एक्स, इधर से एक्स वाई और इधर से एक्स, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े, इधर ये जो 22 है ना, ये 22 क्या है, ये 22 जोड़े हैं और ये एक जोड़ा है। इसमें देखो 22 जोड़े तो ये और एक ये एक्स्ट्रा, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक एक्स और एक्स मिल गए, लेकिन इसमें यदि ये नर युग्मक जो है वाई जो गुणसूत्र है वो भी यदि आगे इकट्ठा हो गया तो देखो 22 जोड़े, 22 गुना 44 गुणसूत्र और ये 3 गुणसूत्र, ये तो कितने हो गए 47, जबकि गुणसूत्र होने कितने चाहिए थे 46, तो ये होता है ट्रांसजेंडर का केस। ट्रांसजेंडर में महिलाओं के गुण ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये होते हैं अपने गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि नर होगा या मादा होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये जो क्रोमेटिन तंतु है वो मेटाफेज अवस्था में ही गुणसूत्र का रूप दर्शाते हैं, अन्य अवस्थाओं में ये क्रोमेटिन तंतु के रूप में ही, एक जाल के रूप में ही पाए जाते हैं। आगे के जो भी कोशिकांग हैं उनका अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।